हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गांव तक में। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज एक ऐसे सर का पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जिससे आप बहुत चीज़ सीखेंगे। खासकर एक एस्पिरेंट्स जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही ये वीडियो बेनिफिशियल है। तो चलिए मिलवाते हैं सक्षम सर से। स्वागत है सक्षम सर इस थैंक यू। पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। सर थोड़ा सा आप अपना इंट्रो दीजिए। इंट्रो का तो ये है कि मैं बेसिकली कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ और मैंने ग्रेजुएशन की थी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी एमटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उस टाइम पे मैंने सोचा था कि भाई किस फील्ड में जाना है, इन द सेंस कि भाई प्राइवेट सेक्टर में जाना है या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। तो उस टाइम डिसाइड किया कि गवर्नमेंट में जाना है, नॉट बिकॉज कि मैं चाहता था, पेरेंट्स का था। तो उस टाइम पे फिर गवर्नमेंट की तैयारी स्टार्ट की थी। तो आज अल्टीमेटली गवर्नमेंट जॉब है, ईपीएफओ में अकाउंट्स ऑफिसर। ओके सर। सर आपका क्वालिफिकेशन क्या था? क्वालिफिकेशन तो मेरा बीटेक किया है और एमटेक किया है। बीटेक और एमटेक के बीच में 2 साल का गैप था, क्योंकि उस टाइम ये डिसाइड किया था कि मास्टर ऑफ डिज़ाइन में जाना है आईआईटी या एनआईडी से, बट वर्ल्ड मतलब अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। तो उसके बाद है कि ठीक है चलो अब जॉब तो करना ही है। ओके सर, आपका फर्स्ट जॉब कब लगा? फर्स्ट जॉब मेरा लगा था 2022 में, मई में। आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आया था 1 अप्रैल को ओके और 28 मार्च को ज्वाइन किया था ओके। पीएनबी में। पीएनबी में। सर तो जब पहला आपका पीडीएफ में नाम आया था तो वो खुशी कैसा था सर? एक एज एस्पिरेंट से डायरेक्ट आप एक सरकारी नौकरी पाए तो उस टाइम मतलब आपको कैसा लगा, फील हुआ मतलब? उस टाइम पे एक तो ये है कि आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं काफ़ी, कि कोई तो प्री भी नहीं हुआ, किसी में प्री हुआ है, मेंस नहीं हुआ, कोई मेंस हो गया, अब फाइनल रिजल्ट का वेट है और अभी तक किसी का फाइनल रिजल्ट आया नहीं। तो उस टाइम पे ये था कि अब जॉब चाहिए, क्योंकि टिपिकल इंडियन हाउसहोल्ड क्या होता है कि भाई लड़का है, ग्रेजुएशन हो गया तो नौकरी होना चाहिए। नौकरी होनी। नौकरी नहीं है तो कुछ ज़्यादा मतलब वैल्यू नहीं है। बिल्कुल कहते नहीं है मुँह में, बट कहीं न कहीं दिखता है। बिल्कुल। तो ये था कि भाई जल्दी से जॉब चाहिए। तो जैसे ही रिज़ल्ट आया था तो खुशी से ज़्यादा ये रिलीफ़ हुआ था कि चलो फाइनली जॉब है, कि ज़िंदगी के एक नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत हो रही है। तो ये था। सर एक एस्पिरेंट्स के मन में ये सर प्रश्न ऑलवेज आता है कि जो जिसका जॉब लग जाता है सर, उसका स्टडी टाइम टेबल क्या रहता है सर? जॉब लगने के बाद ये चीज़ तो है कि टाइम नहीं रहता, बट एक फैक्ट ये भी है कि टाइम जिसके पास नहीं होता उसका टाइम उस पे कभी होता भी नहीं है। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन उस टाइम भी यही था कि टाइम नहीं है हमारे पास पढ़ने का या तैयारी करने का। अब जॉब है तो ऑब्वियसली नहीं टाइम है। तो अल्टीमेटली बात ये आ जाता है कि कौन कितना डेडिकेटेड है पढ़ने के लिए, या फिर अगर कुछ चीज़ ठानी है उसके लिए कितने डिटरमिन्ड है, क्योंकि टाइम किसी के पास होता नहीं, निकालना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो ये है। फिर भी लेकिन एक आपका होगा ना कि सर आपका मॉर्निंग से इवनिंग तक क्या शेड्यूल रहा होगा? जब बैंक जॉइन किया था तो उस टाइम पे, क्योंकि बैंक की जो जॉब है उसका ये है कि सुबह जाने का टाइम फिक्स है, रात में वापस आने का शाम को टाइम फिक्स नहीं है। और मेरी ब्रांच जो मिली थी मुझे वो वेस्ट बंगाल में मिली थी, वो भी रूरल ब्रांच थी। तो वहाँ से ये था कि भाई सुबह 10 बजे गए हैं, बट शाम को 7-8 नॉर्मली बज रहे हैं। महीने में कम से कम 5-6 बार ये था कि 10-11 भी बज रहे हैं। तो उस टाइम पे अगर आप ये लगा के चलोगे कि आपने एक टाइम टेबल बनाया फिक्स कि आप 5 घंटा दिन में पढ़ोगे, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, वो पॉसिबल नहीं है। उसका प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही आप ये करोगे कि आपने एक फिक्स टाइम टेबल बना लिया रिजिड वाला, आपका 2 घंटा सुबह हुआ, 2 घंटा शाम को नहीं हुआ, तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा कि मेरे से हो नहीं पा रहा है। तो अगर आपकी जॉब हेक्टिक है और आप उसमें प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी रखना होगा कि भाई आप डेली इतना टाइम नहीं दे पाओगे। नहीं। ये है कि आप एक मंथली शेड्यूल बना लो कि आपको इतने टाइम में एक टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक ये कंप्लीट करना है। तो उससे होगा क्या कि आपके ऊपर एक तो प्रेशर नहीं आएगा कि आपका एक दिन का वो शेड्यूल नहीं हुआ तो अभी क्या होगा, और दूसरा ये है कि थोड़ा लाइट रहेगा और प्रिपरेशन भी होगी। तो ये है, जब मैं बैंक में था तो उस टाइम पे यही था कि सुबह उठ के प्रिपरेशन कर रहा था, शाम का मुझे आइडिया नहीं होता था, बट स्टिल है शाम को थोड़ा लाइट पढ़ लेता था। तो ये है। तो सर जब एज ए बैंक पीओ आपका जब नौकरी लगा हम्म। उसके पहले का शेड्यूल कैसा था?
नौकरी लगने से पहले लगने से पहले ये सब? एमटेक कर रहा था मैं, तो उस टाइम पे शेड्यूल थोड़ा ठीक था, बिकॉज सेकेंड ईयर में क्या था, रिसर्च करनी है। एंड रिसर्च में क्या है, आप लैब में बैठे हो, लैब में अपना जो सिमुलेशन है या जो भी टेस्ट हैं वो हो रहे हैं कंडक्ट, आप उसके बीच में थोड़ा टाइम होता है तो आप उस ड्यूरेशन में पढ़ सकते हो। जब आप कॉलेज से वापस आ गए हो तब पढ़ सकते हो, सैटरडे संडे छुट्टी है तो आपको बहुत एवेन्यूज़ मिलेंगे। मेरे साथ एक पॉजिटिव चीज़ जो कह सकते हैं, बट आई डोंट नो पॉजिटिव नहीं भी था, कोविड आ गया था, तो उस टाइम पे कॉलेजेस बंद थे, काम ज़्यादा हो नहीं रहा था, तो मेरे को उस टाइम पे थोड़ा एडवांटेज हो गया कि मुझे टाइम मिल गया पढ़ने का अच्छे से। ओके सर, एक एस्पिरेंट्स के मन में एक कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न आता है कि जो सक्सेस हो जाते हैं वो कितने घंटे पढ़ते थे? का मतलब क्या था कि आप कितना घंटा पढ़ते थे 24 घंटा में सर? घंटे का मैंने कभी रिकॉर्ड रखा नहीं, क्योंकि अगर मैं वो करता था तो हमेशा दिल दुखता था, क्योंकि यूट्यूब वगैरह या हर जगह क्या सुनने को मिलता है कि दिन का कम से कम 6 घंटा पढ़ो या 7 घंटा पढ़ो। उससे शायद अगर मैं जब कैलकुलेट करने लगा तो 4 घंटा भी नहीं होता था। ये सर। तो अल्टीमेटली ये चीज़ उस पे आ जाती है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कोई होता है कि बहुत लंबा सिटिंग कर सकता है, कुछ होता है कि थोड़ा-थोड़ा करके और थोड़े कम टाइम में भी हो जाता है। तो इसका कोई रिजिड वो नहीं है कि आप एक रूल ही बना दो कि नहीं इतना घंटा पढ़ोगे तभी होगा। बिल्कुल जी। अपना-अपना फ्लेक्सिबिलिटी है, अपना-अपना कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से। कहीं ना कहीं मतलब आवर मायने नहीं रखता सर, आवर आपका मायने नहीं कितना रखता। डेडिकेशन के हाँ, साथ आप जो दे रहे हैं जो भी अपना जी, टाइम, वो बिल्कुल वो सही होना चाहिए। वही मैटर करता है। ये सर एक नोट्स खुद का बनाए या फिर टीचर का ही नोट्स से ऐसे प्रिपरेशन किए, कैसा नोट्स था? का ये है कि खुद के ही नोट्स थे मोस्टली तो। ओके। एंड एक चीज़ ये होती है कि भाई किसी टॉपर के किसी का नोट्स मिल जाएगा तो वो देख के पढ़ लो। आप उसको एज़ अ रेफरेंस मटेरियल यूज़ कर सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे जो कि आपको समझ में आएँगे, ओके। आपके लिए कॉम्पैक्ट होंगे। तो वो चीज़ है। और सर एक प्रश्न ये भी आता है कि आप मतलब ऑनलाइन तैयारी किए या ऑफलाइन तैयारी किए सर? अब क्योंकि बताया मैंने कि उस टाइम पे कोविड आ गया था तो ऑनलाइन तो सब ऑफ़लाइन सब बंद था, तो सब ऑनलाइन ही था। और उस टाइम पे मैंने कोई कोचिंग जॉइन नहीं की थी, बट मटेरियल खुद से ही किया था अरेंज, यूट्यूब से या गूगल से, मतलब वहीं से किया था। ओके सर। और सर एक एस्पिरेंट जब तैयारी करता है तो उस टाइम कहीं ना कहीं फ्रेंड्स का, आपके रिलेटिव्स का, पेरेंट्स का हुँ। एक बहुत अहम योगदान रहता है सर कि किस टाइप से मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका मतलब कैसा क्या सपोर्ट रहा सर, दोस्तों का, फैमिली का और रिलेटिव्स का भी? इस चीज़ का तो आई डोंट नो, थोड़ा मेरा अलग स्टोरी है कि सब बोलते हैं कि भाई दोस्त हैं या फिर मतलब बहुत सपोर्ट किया, बट मेरा ये है कि मैं आइसोलेशन में किया है सब कुछ तैयारी। ओके। क्योंकि जहाँ भी अगर दोस्त आएगा तो दोस्त के साथ घूमना-फिरना हो गया, चाय पीने जाना हो गया, ये सब था। अगर आप मेरा ये था पर्सनली कि मैं अगर वो चीज़ करता हूँ तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो मैं थोड़ा आइसोलेट रखा खुद को, फिर प्रिपरेशन किया था, हर चीज़ से कट ऑफ करके। तो ये है। सर सोशल मीडिया का क्या रोल रहा आपके लाइफ में? आपके लाइफ इन द सेंस कि मतलब जब प्रिपरेशन आप के टाइम। प्रिपरेशन के दौरान? प्रिपरेशन के टाइम पे ये था कि मैं उस टाइम पे व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं करना चाहता था, बट बिकॉज़ एमटेक में एडमिशन था तो वो कंपल्सरी था जी। कि जो प्रोफ़ेसर्स वगैरह उनसे कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए वो व्हाट्सएप होना चाहिए। उसके अलावा इंस्टाग्राम वगैरह मैं यूज़ नहीं करता था ज़्यादा, ओके। तो ज़्यादा इंटरेक्शन मतलब उसमें नहीं था मेरा। मोस्टली मतलब मतलब वही है, सोशल मीडिया सोशल पे मीडिया ज़्यादा आपका वो। खुद से वैसे भी नहीं है कि मतलब उस पे ओके। ज़्यादा रहना है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं रहना चाहिए, मेरा पर्सनल है कि मैं नहीं रहना प्रेफ़र करता था। ओके। हाँ। एक सवाल सर ये भी एक एस्पिरेंट्स के मन में उठता है कि क्या आपने जो तैयारी की उस दौरान कभी आप फेल हुए होंगे मे बी, तो उस फेलियर को आपने मतलब कैसे हैंडल किया, या मतलब जब भी आप फेल होते थे तो उस टाइम आप खुद को मतलब कैसे मोटिवेट करते थे? जो सबसे हार्ड हिटिंग फेलियर था, वो था जब एनआईडी या आईआईटी में मास्टर ऑफ डिज़ाइन के एडमिशन के लिए कर रहा था ट्राई। ओके। उसमें क्या था, प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, मेंस क्लियर हो रहा है, इंटरव्यू में मैं बाहर हो रहा हूँ। और वो चीज़ ऐसी थी कि मेरे को था कि ये मेरे को करना है। वो नहीं हुआ तो उस टाइम पे 2 बार ऐसा हुआ कि 2 बार ट्राई किया और दोनों बार मैं फेल हुआ। ओके। तो उस फेलियर ने मेरे को सिखाया कि फेलियर को हैंडल कैसे करते हैं। ये है कि भई मैं बहुत अच्छे से चाह रहा था कि एनआईडी में हो या फिर मास्टर ऑफ डिज़ाइन एनिमेशन करना है, कुछ वो था। यस। वो नहीं हुआ तो ये रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं है या फिर इतनी नैरो नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे फिक्सेटेड हो जाओ कि एक ही चीज़ है। वो नहीं हुआ तो क्या हुआ? बहुत और चीज़ें हैं बहुत करने को। बिल्कुल तो बस वही चीज़ है। फेलियर्स का ये है कि सिखाने को ही मिलता है उससे, सीखने को ही मिलता है। बिल्कुल। तो उस फेलियर से मैं बस सीखा हूँ और ठीक है, एक नहीं हुआ तो दूसरा कुछ ट्राई करेंगे, तीसरा कुछ ट्राई करेंगे, क्या बड़ी बात होगी।
सर ऐसे तो ये प्रश्न थोड़ा सा सिलेबस से हट के है, बट फिर भी मैं पूछ रहा हूँ ऐसे। आपकी सर प्रिपरेशन के दौरान कोई गर्लफ्रेंड बनी थी? प्रिपरेशन के दौरान गर्लफ्रेंड तो नहीं बनी थी, बाकी दोस्त तो थे। ओके। और ये था कि दोस्तों का ये है कि उनको घूमने जाना है या कुछ ना कुछ इंटरेक्शन, वो आप ही के ऊपर है। तो ये है कुछ एक का ये चीज़ मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ वैसे तो, हाँ। कि गर्लफ्रेंड होता है तो डिस्ट्रैक्शन होता ही है। वो आई थिंक वो पर्सनल वो है, मतलब चीज़ है कि सब कोई दो लोग हैं, उनका इक्वेशन कैसा है, हो सकता है कि कोई दो लोग रिलेशनशिप में, हो सकता है इसी वजह से पेपर क्लियर हो रहे हो, गवर्नमेंट जॉब हो रही है, जो भी चीज़ करना चाह रहे हैं बिल्कुल वो सर। क्लियर हो रहा है। कुछ एक होता है जो सिंगल होने के बावजूद भी नहीं कर पाते बिकॉज उनके पास बहुत सारे और डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो वो है। तो सर ये जब आपका फर्स्ट जब कितने एज में लगा था सर आपका? जॉब यस सर। जॉब मेरा 27 एज में लगा था। 27। और उसके कितने साल बाद सर एज बैंक पीओ रिजाइन करके आप एज अकाउंट्स ऑफिसर ज्वाइन किए? 2.5 साल मैंने जॉब किया था बैंक में, उसके बाद मैंने रिज़ाइन करके 2024 दिसंबर 2024 में ईपीएफओ ज्वाइन किया था अकाउंट्स ऑफिसर। ओके सर। तो एक चीज़ ये बताइए सर कि एज एज अ पीओ, एज अकाउंट्स ऑफिसर, और किसमें वर्कलोड आपको ज़्यादा लगा, या मतलब कैसा क्या दोनों का वर्क प्रोफाइल थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं तो? अगर वर्कलोड की बात करें तो फील करने के लिए दोनों में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं जो बैंक में भी दुखी हैं, बहुत सारे ईपीएफओ में भी दुखी हैं कि बहुत काम है, सैटरडे को सर। बुलाते हैं, छुट्टी भी ख़राब करते हैं। बाकी मैनेज करने का वर्कलोड का ये है कि भाई मैं आई थिंक ये हर चीज़ का ऑफिस का है ये हिसाब किताब कि आप ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ के आओ, उसको घर पे मत लेके आओ। इन द सेंस कि बिल्कुल उसका जो टेंशन है उसको ऑफिस में ही छोड़ दो। बिल्कुल सर। आप जब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा अलग करोगे तभी लाइफ में शांति रहेगा, और तब ये वर्कलोड कुछ नहीं भी लगेगा, कुछ नहीं है वर्कलोड ये बिल्कुल है। सर। हाँ सर, एक प्रश्न ये है कि जब आप डीमोटिवेट होते थे तो सर उस टाइम को आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे? उस टाइम क्या मतलब ऐसा करते थे? प्रिपरेशन के टाइम पे ये तो था कि बहुत टाइम, मतलब बहुत दिन ऐसा होता था कि समझ नहीं आता था कि कर रहे हैं तो क्या निकल के क्या आएगा। तो उस टाइम पे मेरा हेल्प लिटरेचर और मूवीज़ ने बहुत किया है। मेरे को एनिमेटेड मूवीज़ देखने का बड़ा शौक है, तो उस टाइम पे चाहे पेपर 2 दिन बाद हो, अगर नहीं पढ़ाई हो पा रही है तो मैं मूवी ज़रूर देखूँगा। ओके। और मूवी देखने के बाद मेरे को अच्छा लगता था, या कुछ भी आर्टिकल पढ़ लिया या फिर कोई बुक पढ़ ली, अच्छा फ़ील होता था, तो अपने आप फिर तैयारी और ज़्यादा अच्छे से हो सकती थी, वो हो जाती है। अगर ये है कि आप ये है कि उस आपको ये है कि नहीं हो रही है तैयारी बट आप फिर भी लगे हो कोशिश करने में, आपका वही है ब्लॉकेड हो रखा है, दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं। जी सर। तो थोड़ा-सा रिफ्रेश करने के लिए कुछ और करो, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लो थोड़ा-सा। जब यूपीएससी का तैयारी कर रहे थे, हुँ। मतलब कितना दिन आप तैयारी किए सर एज एस्पिरेंट? यूपीएससी, ईपीएफओ का प्रिपरेशन मैंने लगभग 1 साल किया है, ओके। फुल डेडिकेशन के साथ। मेरा ना कोई एसएससी वाला बैकग्राउंड था, ना मेरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाला बैकग्राउंड था। तो ह्यूमैनिटीज़ के इसमें सब्जेक्ट्स थे वो मेरे लिए बिल्कुल नए थे। ओके। और ह्यूमैनिटीज़ मैंने लास्ट पढ़ी थी 10th क्लास में, जो 2010 में पढ़ी थी, तो कनेक्शन भी छूट गया था। तो उसको फिर से कनेक्ट करने में बहुत टाइम लगा, बहुत बार सेम किताबें बार-बार पढ़ी, तब जाके हुआ कि हाँ, ये ठीक है। तो हाँ, टाइम लगा बट ठीक है, वर्थ इट था, फाइनली जॉब है। ओके सर। एक प्रश्न सर ये भी है कि एक एस्पिरेंट जब तैयारी करता है सर, तो बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासकर फाइनेंशियल का। हुँ, हुँ। तो फाइनेंशियल सपोर्ट सर आपका कैसा क्या रहा? बीटेक कंप्लीट होने के बाद जब 2 बार उसका एनआईडी का एंट्रेंस का वो दिया बट नहीं हुआ, तो उसके बाद यही था कि अब घर वालों से पैसा तो नहीं लेना है। तो अब गवर्नमेंट जॉब है तो नहीं है कि आज मन किया तो कल लग गया, टाइम लगता है। बिल्कुल इवन क्लियर भी हो रहा है तो भी 6 महीने तो कम से कम लगा के चलो। लग। तो तब मैंने डिसाइड किया था एमटेक करने का, मतलब कि उसमें स्टाइपेंड मिलता है यस। 12,400 पर मंथ अगर गेट क्लियर किया है। ओके। तो काइंड ऑफ वहाँ से ये था कि हाँ, मैं अपना खर्चा थोड़ा उठा पा रहा हूँ, कि खुद की एजुकेशन की फ़ीस जो है वो जा रही है उसमें से, और जो मेरा खुद का एक्सपेंस है वो भी उसमें से निकल रहा है। तो वो एमटेक में जब एडमिशन लिया था तो वहाँ से थोड़ा-थोड़ा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलना स्टार्ट हुआ था, और एमटेक कंप्लीट होने के लगभग 6 महीने बाद मेरी जॉब लग गई थी। तो ये था। खैर प्रश्न तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन आप एक जो बताइए जो एक एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहा है सर, उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहें कि वो कैसे, मतलब आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब पाना इतना आसान भी नहीं है। तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि मतलब वो क्या करें, किस हिसाब से करें कि अपने आप को मोटिवेट भी करते हुए तैयारी के दौरान एक जॉब प्राप्त कर सके, उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे?
ये तो चीज़ है कि भाई हर रोज़ कंपटीशन इंक्रीज होता जा रहा है। बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं ये है कि सरकारी नौकरियां कम होती जा रही है, एग्ज़ाम देने वाले बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब के अंदर ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिटर्मिनेशन। आपको जॉब चाहिए तो आपको उसके लिए फिर सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, लगा लो अपना पर्सनल लाइफ में सेक्रीफाइसेस करने हैं, घूमना फिरना सेक्रीफाइस वो करना होगा, बिल्कुल डिटर्मिनेंस दिखाना होगा। परसेवेरेंस भी इंपॉर्टेंट है कि आज आप फेल हुए तो आप फिर उठ के दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो। ओके। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोग ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी जॉब का, वो भी गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी बहुत कुछ है। इसी के पीछे भाग भाग के पूरा यूथ ख़त्म हो जाता है। ओके। तो मुझे ये भी लगता है कि आई थिंक इस चीज़ के लिए एक लिमिट होनी चाहिए, वो भी पर्सनल लेवल पे, कि भाई मैं 2 साल प्रिपरेशन करूँगा, 3 साल करूँगा, उसके बाद मैं कुछ और देखूँगा। अब बहुत लोगों के लिए ऑप्शन नहीं है कि भाई, क्योंकि बहुत लोगों का ये है कि अगर गवर्नमेंट जॉब लगेगा तो घर की पूरे के पूरे कायाकल्प हो जाएगा। जी। बट अगर नहीं हो पा रहा है तो आप उसको अगर बार-बार करते रहोगे तो कहीं न कहीं आप डिप्रेशन में चले जाओगे, ज़िंदगी नीरस लगेगी। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ये है कि कुछ टाइम करो, अपना एक लिमिट लगा लो, 2 साल, 3 साल, 4 साल। जी। उसके बाद उससे निकल के कुछ नया स्किल सीखो, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करो। अल्टीमेटली क्या है, पैसा ही तो कमाना है। ऐसे ही। बस ठीक है, ये है। तो मेरा तो सजेशन यही है, जितना तैयारी कर रहे हो, जी जान लगा दो, सब कुछ जितने कुर्बानी देनी है सब दो, बट एक लिमिट तक करो, कुछ टाइम तक करो, उसके बाद आगे बढ़ो लाइफ में। ये है। सर आपका शादी का क्या ख्याल है? शादी का मेरा तो ख्याल नहीं है सच, अभी तो देखते हैं क्या करना। और ओके सर। सर आपको इस पॉडकास्ट में आने के लिए एक बार ढेर सारी बधाइयाँ और थैंक ढेर यू, सारी शुभकामनाएं थैंक भी, यू मुझे बुलाने और के एक लिए। बार धन्यवाद भी सर। और ऐसे ही अगर कुछ जो भी डाउट होगा, एक एक्सपीरियंस का जो भी डाउट होगा उनका जवाब हाँ, आप बिल्कुल लीजिएगा सर। जी बिल्कुल। तो चलिए फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, नई उमंग, नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।